जब से स्टॉक मार्केट्स की शुरुआत हुई है तभी से स्टॉक मार्केट का और मार्केट क्रैश का एक अनोखा रिश्ता रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले 2-3 डेकेड्स में भी आप देख लोगे तो कई सारे मार्केट क्रैश हुए हैं। आई एम श्योर काफी लोग होंगे जो आज वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कहीं ना कहीं सुना देखा जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मार्केट क्रैश के बारे में बात करने वाले हैं विच इज 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जो यूएस में हुआ था। हो सकता है काफी लोगों ने इसके बारे में सुना हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आपको याद दिलाना चाहो तो एक छोटा सा रेफरेंस है जो मैं आपको देना चाहूंगा। टाइटैनिक मूवी आप सभी ने देखी होगी, मोस्ट ऑफ द लोगों ने टाइटैनिक मूवी जरूर देखी होगी। तो टाइटैनिक मूवी में एंड में एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जहां पे जो हीरोइन है टाइटैनिक मूवी की, उन्होंने इस 1929 के ग्रेट डिप्रेशन का एक जिक्र किया हुआ है, जो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। That's the last time I ever saw him. He married, of course, and inherited his millions. But the crash of 29 hit his interest hard, and he put a pistol in his mouth that year. Or so I read. अब उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि लोग सुसाइड्स कर रहे थे, लोग रास्ते पे आ गए थे, कार्डबोर्ड के घरों में रह रहे थे, एंड यूएस इकोनॉमी हैड टेकन अ मेजर हिट। तो ऐसा क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी और कहां जाके ये खत्म हुआ, ये सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं, जो डिप्रेशन है 1929 का, ये ऑलमोस्ट 10 साल तक चला था, 1939 तक चला था। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 10 साल पहले हुई थी 1919 में। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था और यूएस ऐसा कंट्री था जो सबसे ज्यादा आर्म्स और एम्यूनिशन को एक्सपोर्ट करता था। तो वॉर के लिए बाकी कंट्रीज को आर्म्स एंड एम्यूनिशन चाहिए, सो यूएस वाज द मेजर एक्सपोर्टर। इसकी वजह से उतने वक्त तक उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही थी, लेबर्स के पास काम था, एम्प्लॉयमेंट थी, सब अच्छा चल रहा था। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 डिमांड जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन की वो घट गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेबर्स को काम मिलना खत्म हो गया, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना जरूरी हो गया था। तो उस वक्त की जो रिपब्लिकन पार्टी थी, उन्होंने जो लोग थे यूएसए के, उनको प्रोत्साहित किया कि आप दूसरे बिजनेसेस में अपना काम चालू कीजिए, जैसे कि टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, कंज्यूमर गुड्स है, या फिर बैंकिंग सेक्टर है, लेंडिंग सेक्टर है। यहाँ पे आप अपना काम चालू कीजिए ताकि हमारी जो कंट्री है वो फिर से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आए और जो उसका पिछले कुछ सालों का ग्रोथ रहा है वो कंटिन्यू रहे। नाउ ऑन बैक ऑफ दिस 1922 से लेके इयर्स थोड़े बहुत मेंशन करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। 1922 से लेके 1929 तक बहुत बड़ा बुल रन देखा यूएस ने। ऑलमोस्ट 6 सालों में यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो 4x हो गए थे, 4x राइज देखने मिला था उनके स्टॉक मार्केट्स में। तो इतना सॉलिड मार्केट वहां पे उस वक्त चल रहा था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी थी और उनका ये मानना था कि फाइनेंशियल पॉलिसीज में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम होना चाहिए, फाइनेंशियल पॉलिसीज खुद अपने आप मैनेज हो जाती है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास परचेजिंग पावर काफी बढ़ गई थी, लोग परचेज करने लगे थे, हर चीज में बूम देखने मिल रहा था, लोग डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था, सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड्स हो, स्टॉक मार्केट्स हो। इनफैक्ट जो यूएसए के बैंकर्स थे और जो स्टॉक ब्रोकर्स थे, उन्होंने भी इस चीज को काफी बढ़ावा दिया कि आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करिए। नाउ ड्यूरिंग दोज डेज यूएस ने विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टिकर टेप की शुरुआत की थी। टिकर टेप काफी लोगों को नहीं पता होगा, जो भाव प्रिंट होते हैं या फिर जो भाव आपको दिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएससी की बिल्डिंग आपने देखी होगी फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जो भाव दिखते हैं आपको रोटेट होते हुए, समथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त वहां पे रोड्स पे, होटल्स पे, हर जगह पे स्टॉक के प्राइसेस ही दिखने लगे थे। इतना हाइप कर दिया था
कि कहीं भी जाओ यूएसए में उस वक्त सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात होती थी। इनफैक्ट लोग लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा डालने लगे थे, अपने प्रॉपर्टी को, अपने घर को गिरवी रख के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे थे। इसके अलावा सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया, सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया मार्केटिंग करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एडवर्टाइजमेंट की जाए। अब उसी वक्त रिपब्लिकन पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर, उन्होंने 1929 में एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग इज फाइन, इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट विदाउट एक्सेसिंग द ग्राउंड रियलिटी। तो वो बिलोंग करते थे रिपब्लिकन पार्टी को, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, उनका व्यू पॉइंट ये था दैट मार्केट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ एंड द गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू इंटरवीन इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसीज। Now in those times there were big giant operators होते थे, speculators होते थे, जो काफी हद तक स्टॉक मार्केट को या फिर स्टॉक प्राइसेस को कंट्रोल करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल there was a trader by the name of Michael Meehan. What he did is he collected a pool of investment और फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी का, अगर आपको नाम बताओ, बहुत फेमस कंपनी थी उस वक्त की, द रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। अब इन्होंने कंटिन्यूअसली बाइंग उसमें शुरू कर दी एंड द प्राइसेस ऑफ द कंपनी स्काई रॉकेटेड, बहुत ऊपर लेके गए और फिर वहां पे उन्होंने स्टॉक को डंप करना शुरू किया। सिमिलर जो केस हमने इंडिया में भी देखा हुआ है, कुछ याद आ रहा है आपको? अभी अभी रिसेंटली देखा होगा कुछ, हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता में भी ऐसा ही हुआ था। व्हाट ही यूज्ड टू डू इज, एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ते थे और उसके स्टॉक प्राइसेस को बहुत ऊपर तक लेके जाते थे और वहां पे डंप कर देते थे। तो ये सिमिलर चीज इंडिया में भी देखी गई, उस वक्त वहां पे भी देखी गई थी। नाउ जैसे जैसे 1929 आया तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया गया और यूएसए में थोड़ी बहुत जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, बिकॉज बहुत सरप्लस में प्रोड्यूस हो रहा था और उतना ज्यादा डिमांड नहीं था, तो सेल्स कम हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया था। तो उस वक्त जोसेफ कैनेडी ने बताया था, या फिर उनका ये स्टेटमेंट आया था उस वक्त, कि अगर शू पॉलिश वाला भी आपको बता दे कौन सा स्टॉक बाय करना है, देन इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। उसी तरह जिस तरह इंडिया में ऐसी कहावत है या ऐसा बोला जाता है कि जब आपको पान वाला भी बता दे कि भैया कौन सा स्टॉक बाय करना है, टाइम आ गया है कि पतली गली से निकल लो, मार्केट में से एग्जिट कर लो। एज वॉरेन बफेट हैज राइटली सेड, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy। अब 1929 तक मार्केट्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, मार्केट्स कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे थे, न्यू हाइज बना रहे थे। फिर आते हैं अपने पॉल भाई, पॉल वॉरबर्ग, हु वाज अ वेरी एमिनेंट इन्वेस्टर इन दोस टाइम्स। उन्होंने उस वक्त मार्च में सबको अलर्ट करने की कोशिश की, सबको वार्न करने की कोशिश की दैट मार्केट्स आर हाईली स्पेक्युलेटिव, और जो मार्केट ऊपर जा रहे हैं इसके पीछे कोई भी प्रॉपर रैशनल या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। अब ये सुनने के बाद सारे इन्वेस्टर्स आर लाइक, कुछ भी। अब उस वक्त भी लोगों ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया, ये सोच के कि इस बार का मार्केट अलग है, इस बार कुछ अलग होगा, कुछ अलग देखने मिलेगा। अब रिसेंट का एग्जांपल ले लो, 2020 में जब मार्केट का बड़ा क्रैश आया था, उस वक्त भी इंडिया में लोगों में उतना डर था नहीं कि मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आएगा। इंडिया में बहुत लोग ये सोच रहे थे कि इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में इफेक्ट नहीं होगा, इंडिया में इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है। लेकिन जो हुआ वो हम सब ने देखा, और जो इंपैक्ट आया मार्केट्स पे वो भी हम सब ने विटनेस किया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अभी तक हमने जो देखा वो बबल बन रहा था, अब बबल फूटने वाला है। पॉल वॉरबर्ग ने मार्च में वार्निंग इशू की थी कि मार्केट स्पेकुलेटिव है, कोई रैशनल नहीं है। 6 महीने बाद सितंबर में मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी और सितंबर में ही मार्केट ने पीक भी बनाया था, डाउ जोन्स ने पीक भी बनाया था 380 का अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अक्टूबर में 22 अक्टूबर एंड 23 अक्टूबर में मार्केट में बहुत एग्रेसिव सेलिंग देखने मिली, जहां पे मिलियंस ऑफ शेयर्स वर सोल्ड।
उसके बाद ऑन द नेक्स्ट डे 24th ऑफ अक्टूबर को मार्केट थर्सडे को, उस दिन थर्सडे था, इस दिन को ब्लैक थर्सडे भी बोला जाता है, इस दिन मार्केट 11% गैप डाउन ही ओपन हुआ, सीधा 11% नीचे ही ओपन हुआ। बहुत बड़ा वेल्थ इरोजन भी यहां पे हुआ। अब इसके बाद टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए फ्राइडे को उस वक्त के जो बहुत एमिनेंट बैंकर्स थे, इन्वेस्टर्स थे बड़े बड़े, वो साथ में आए। टू नेम अ फ्यू, वहां पे चार्ल्स मिचेल थे, या फिर जॉन रॉकफेलर थे, या फिर थॉमस लेमॉन थे जो कि जेपी मॉर्गन चेज या फिर नेशनल बैंक जैसे बड़े बैंक्स को बिलोंग करते थे, और भी काफी सारे इन्वेस्टर्स साथ में आए और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन मार्केट में इन्वेस्ट किए। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्होंने बाइंग शुरू की। इसकी वजह से फ्राइडे को बहुत ज्यादा फॉल देखने नहीं मिला, फ्राइडे को मार्केट स्टेबल थे। अब आता है सैटरडे और उसके साथ आता है एक नोटिस ब्रोकर्स की तरफ से। और ब्रोकर्स ने सारे इन्वेस्टर्स को यह नोटिस दिया कि मार्केट इज फॉलिंग, आपने जो भी लेवरेज पोजीशंस खड़े करके रखे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा बाइंग करके रखे हुए हैं, उसके अगेंस्ट में आपको $600 ब्रोकर्स के साथ जमा करने पड़ेंगे। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लोगों ने ऑलरेडी लोन लेके मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए थे, एंड अबव दैट उन्होंने ब्रोकर के पास भी लेवरेज लिया हुआ था। फिर क्या था? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब इस नोटिस के बाद आता है मंडे 28th ऑफ अक्टूबर। 28th ऑफ अक्टूबर को मार्केट फिर से 13% डाउन था, जिसे ब्लैक मंडे भी बोला जाता है, फॉलोड बाय ट्यूसडे को भी मार्केट में हैवी सेलिंग देखने मिली। यानी कि आप देखोगे तो पूरा टाइमलाइन अगर ध्यान से देखोगे तो ट्यूसडे को शुरुआत हुई थी और ट्यूसडे तक पूरा हफ्ता मार्केट में बहुत हैवी सेलिंग देखने मिली थी। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह सबसे बड़ा वेल्थ इरोजन था। ऑलमोस्ट $16 बिलियन वाइप आउट हो चुके थे। दैट्स 1/3 ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। मार्केट ने पीक बनाया था 380 का सितंबर में, और नवंबर तक मार्केट 200 पे आ गया था। अब ऐसे समय में लोगों ने सुसाइड के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लोगों ने सुसाइड करने शुरू कर दिए थे, एंड ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कोई भी प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल नहीं था। बैंक्स ने जो लेंडिंग की थी, काफी इंफीरियर लेंडिंग की थी, पुअर क्वालिटी लेंडिंग की थी, जिसकी वजह से डिफॉल्ट केसेस, बैंकरप्सी केसेस बढ़ गए थे, कंपनीज बैंकरप्ट होने लग गए थे, एंड ऑल दिस रिजल्टेड इनटू जॉब लॉसेस एंड पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। अब इसकी वजह से पॉवर्टी भी पीक पे आ गई थी, एंड लोग कार्डबोर्ड के घर में रहने लग गए थे, प्लाई के हट्स बना के वहां पे सोते थे। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दी, इंटरेस्ट रेट्स को कट किया और मार्केट में और पैसा इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में रिबाउंड भी देखने मिला। 200 का जो फॉल्स बॉटम बनाया था वहां से रिबाउंड भी आया, अप्रोक्सीमेटली 40% मार्केट में राइस वहां से देखने मिला। बट नाउ कंपनीज और फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो कोलैप्स होना शुरू हो गए थे, सेल्स फिगर नीचे आ गए थे, लोन क्वालिटी ऑलरेडी खराब चल रही थी, और इसके ही चलते लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। अब लोन ऑलरेडी खराब चल रहे थे, लोन क्वालिटी जो है वो ऑलरेडी खराब चल रही थी, इसकी वजह से लोगों ने अपने जो डिपॉजिट्स है वो भी सेम टाइम पे निकालना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम जो है वो फेल हो रहा था। अब इसी के चलते इसी 2-3 महीने के पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 300 बैंक्स डिफॉल्ट हो गए। इनफैक्ट दिसंबर में द यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे बड़ा बैंक था, बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो भी डिफॉल्ट हो गया, जिसके चलते काफी छोटे छोटे बैंक्स भी बंद हो गए। अब अगले 4 सालों में यूएसए में 9000 बैंक्स फेल हो चुके थे, एंड द गवर्नमेंट कुडंट डू अ थिंग अबाउट इट, as there was no liquidity in the system, और इसकी वजह से there was no business and no employment। अब लोगों के पास पैसा बचा नहीं था,
और इसी को द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, बिकॉज अगले 3-4 सालों में मार्केट 85 to 90% नीचे आ गए थे। अब आप जरा सोचिए, निफ्टी चल रहा है 17,000 पे, अगर अगले कुछ सालों में निफ्टी 90% नीचे आता है तो 1700 रुपए पे ट्रेड होगा, जो आई थिंक पिछले 20 साल पहले हुआ रहेगा अप्रोक्सीमेटली। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, फार्मर्स को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज यूएसए गवर्नमेंट ने बढ़ाई, तो बाकी सारी कंट्रीज ने भी बढ़ा दी, विच बैकफायर्ड ऑन द यूएस ओनली। इसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो था वो भी स्लो डाउन हो गया। अब इसी पीरियड में 1933 में गवर्नमेंट चेंज हुई एंड फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, बैंकिंग को और फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाए और कुछ स्ट्रेटजीज बनाए, और इन्होंने शुरुआत की एसईसी की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स का। 1934 में इसकी शुरुआत की और जोसेफ कैनेडी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। अब यूएसए की जो इकोनॉमी थी, जो इतना स्ट्रगल की, ये कंप्लीट रिवाइवल इस इकोनॉमी का हुआ फिर से 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 की फिर शुरुआत हो गई थी। तब यूएस की इकोनॉमी में फिर से उनके पास ऑर्डर्स आए, फिर उनके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ा एंड फिर उनकी इकोनॉमी रिवाइव हुई। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आई एम श्योर काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जो यूएसए में ऑलमोस्ट 100 साल पहले हुआ था, क्या वो आज इंडिया में हो सकता है? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? इसका भी जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ लर्निंग्स है जो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहला है जो रेगुलेशंस है मार्केट में, या फिर जो सिक्योरिटी बॉडी है जो मार्केट को कंट्रोल करती है, जो इंडिया में सेबी है और 1934 में एसईसी फॉर्म हुआ था यूएसए में। अगर इंडिया उस इवेंट से सीख लेती थी तो शायद हर्षद मेहता स्कैम नहीं होता था, और शायद काफी लोगों के पैसे बच जाते थे, बिकॉज सेबी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम। और उसके बाद से अगर आप देखोगे करंट डेट तक, तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस है जो सेबी लेके आया है इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए, ताकि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। जैसे कि आप देखोगे मार्जिन रेगुलेशंस को कंट्रोल किया जाता है, बहुत ज्यादा लेवरेज को कंट्रोल किया जाता है, ताकि लोग ज्यादा लेवरेज ले ही नहीं और बहुत ज्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटी वहां पे कम हो जाए। सेकंड है सेंट्रल बैंक के ऑपरेशंस। अब इंडिया में हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई गवर्नमेंट के साथ मिलके इकोनॉमिकली काफी चीजों को मैनेज करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को मैनेज करती है, वहां पे बाइंग सेलिंग करती है, फिर काफी सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्वॉप्स है, या फिर जो रिजर्व्स है, उन चीजों को आरबीआई मैनेज करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आरबीआई एक और काम करती है, वो है सारे जो हमारे अपने रेपो रेट है या फिर रिवर्स रेपो रेट है, करंट रेशियोज है, इन चीजों को भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए, कब घटाने चाहिए, ये सारा कंट्रोल आरबीआई के अंडर में है। आई एम श्योर आपने काफी बार सुना होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, ये सारी चीजें सेंट्रल बैंक ही करता है। इसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स भी अच्छी तरीके से हो, फॉर्मली हो, उसमें भी कोई लूप होल्स ना निकले, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वैसे भी इंडिया में गवर्नेंस बॉडीज है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल में रखते हैं और वहां पे भी फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो, इसका ध्यान रखते हैं। तो इतनी सारी जो बॉडीज अवेलेबल है फिलहाल, जो हर एक चीज को मार्केट में कंट्रोल करती है, तो जो यूएसए में हुआ है 100 साल पहले, वैसा आज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब दोस्तों, आई एम श्योर 1929 ग्रेट डिप्रेशन से आपको काफी सारी चीजें, नई चीजें पता लगी होगी। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने में, तो हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी स्टॉक मार्केट के आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
एक्सीलेंस ओवर फियर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अगर आप विजिट करते हो, आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगे जहां से आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए मिल जाएगी। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है दोस्तों, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, आप यहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। So till then guys, keep learning and keep growing with EOF because hope is not just planned.